नमस्कार, मैं चैनाराम महला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। आज हम पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीति विचारकों के अंतर्गत बेंथम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बेंथम के विधि व अन्य क्षेत्रों में सुधार हेतु दिए गए सुझावों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बेंथम जो एक उपयोगितावादी विचारक है, अब उन्होंने उपयोगितावाद के साथ साथ विधि संबंधी जो सुझाव दिए हैं, शासन संबंधी जो सुझाव दिए हैं, कानून में जो सुधार करने के लिए उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, उन सभी का आज हम उस पर चर्चा करेंगे। बेंथम विधि व अन्य क्षेत्रों में सुधार हेतु उनके सुझाव। बेंथम एक विधि सुधारक, उपयोगितावाद के संस्थापक के साथ साथ बेंथम विधि सुधारक भी थे। उन्होंने राज्य के स्वरूप, राज्य की संप्रभुता, विधि, न्याय व्यवस्था, दंड, कारागृह आदि अनेक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्हीं पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो मूलतः उनको उपयोगितावादी विचारक माना जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने राज्य के स्वरूप की बात हो, संप्रभुता की बात हो, विधि की बात हो, न्याय व्यवस्था की बात हो, चाहे दंड की बात हो, कैसे दंड देना चाहिए, या कारागृह है वो कैसा होना चाहिए, इन सभी बातों पे उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनमें सुधार के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव उन्होंने दिए थे। और समय समय पर केवल ब्रिटेन ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने उनके सुधारों पर, उनके जो सुझाव थे उन पर अमल किया है। राज्य के सर्वप्रथम देखते हैं हम राज्य की उत्पत्ति के संबंध में संविधावादी धारणा का खंडन। जो बेंथम के पूर्व राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत को बहुत अधिक मान्यता दी गई थी, बेंथम ने इसका उग्र विरोध किया। बेंथम के अनुसार ऐसा कोई समझौता कभी नहीं हुआ था, और यदि हुआ भी था तो वर्तमान पीढ़ी को उससे बांधा नहीं जा सकता। तो जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है कि समाज ने एक समझौता किया है और जिसके तहत शासक और जनता के बीच में समझौते से कुछ शर्तें बांधी गई थी, तो बेंथम कहता है कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था, और अगर हुआ भी होगा उस समय तो हम उसको मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। बेंथम के अनुसार राज्य की आज्ञा का पालन मनुष्य इसलिए करते हैं कि ऐसा करना उनके लिए लाभदायक तथा उपयोगी है। वो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में संविधावादी धारणा के स्थान पर उपयोगितावादी धारणा को यहाँ पे देखो वो सही बताते हुए नजर आते हैं कि राज्य की आज्ञा का पालन मनुष्य इसलिए करते हैं कि ऐसा करना उनके लिए लाभदायक और उपयोगी है। और आज्ञा पालन के जो संभावित दोष हैं वो अविज्ञा के संभावित दोषों के अपेक्षा कम है। तो इसलिए करते हैं राज्य की आज्ञा का पालन क्योंकि वो लाभदायक है और हमारे लिए उपयोगी है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत की वो खंडन करना। दूसरा जो बिंदु इसमें आता है प्राकृतिक कानूनों और प्राकृतिक अधिकारों का खंडन। तो जो प्राकृतिक अधिकारों की बात की गई थी, जॉन लॉक भी इसका समर्थन करते हैं, उसका भी इन्होंने खंडन किया है। बेंथम ने न केवल संविधावादी सिद्धांत बल्कि प्राकृतिक कानून और आधारों का भी खंडन किया है। उनके अनुसार प्राकृतिक कानून की कल्पना अनुचित है, व्यवहार में मानवीय कानूनों का ही अस्तित्व संभव है। तो प्रकृति द्वारा ऐसा कोई कानून संभव ही नहीं है, ऐसा बेंथम का मानना है। बेंथम के अनुसार केवल उन्हीं अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है जिन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त हो। तो जिन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त हो वो कानून की आज्ञा पालन करना जरूरी माना जाए। अगर सरकार उसके पीछे पावर लगाए तभी उसका पालन होगा। उनके अनुसार ऐसा अधिकार जिसे भंग करने पर किसी प्रकार का दंड मिलने का भय न हो बिल्कुल व्यर्थ है। नागरिक राज्य के विरुद्ध किसी अधिकार का दावा नहीं कर सकते क्योंकि राज्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो राज्य अपनी मर्जी से उनको जो दे दे वही स्वीकार होना चाहिए। बेंथम क्रांति की अपेक्षा स्थायित्व को श्रेष्ठ मानते थे, और उनका कथन है कि युद्ध तथा तूफान पढ़ने के लिए, जब हम ऐसी बातों को पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए श्रेष्ठतम हो सकते हैं, परंतु सहन करने के लिए शांति और सुरक्षा ही श्रेष्ठतम है। तो उन्होंने अधिकारों का पक्ष क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो क्रांति
वो ऐसा मानते थे अधिकारों से क्रांतियों का जन्म होता है और क्रांति के विरुद्ध उनकी सोच थी। स्थायित्व को वो श्रेष्ठ मानते थे। तो उनका ऐसा मानना था कि युद्ध तथा तूफान पढ़ने के लिए श्रेष्ठतम हो सकते हैं, परंतु अगर हम उनको सहन करने की बात करें तो शांति और सुरक्षा ही श्रेष्ठतम है। तो प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का उन्होंने खंडन किया है। बेंथम स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के नारे को भी भ्रामक मानता है। जो फ्रांसीसी क्रांति में दिए गए स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा, उसको भी भ्रामक मानते हैं। उनका विचार था कि व्यक्ति सुरक्षा चाहते हैं, स्वतंत्रता नहीं। तो स्वतंत्रता की जो अवधारणा प्रचलन में थी उसका उन्होंने समर्थन नहीं किया था। उनका कहना है कि राज्य का उद्देश्य अधिकतम प्रसन्नता है, अधिकतम स्वतंत्रता नहीं। तो अधिकतम लोगों को कैसे खुश रखा जाए उस पे जोर है, स्वतंत्रता की बात इसमें नहीं है। तो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात बेंथम करते हैं। तो बेंथम एक विधि सुधारक के रूप में। आगे देखते हैं हम। बेंथम के अनुसार जो शासन पद्धति में उन्होंने सुधार बताए वो है कि बेंथम शासन के प्रकार के संबंध में विशेष चिंतित नहीं है। जो शासन के राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जो जनतंत्र जो प्रकार हैं वो उसके बारे में विशेष चिंतित नहीं है। और उसका विचार है, उनका मानना है कि शासन का प्रकार चाहे जैसा हो, उसका प्रमुख सिद्धांत जो बेंथम कहते हैं यह होना चाहिए कि वह अधिकतम जनता को सुख प्रदान कर सके। तो इस पे जोर है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। फिर भी वो मानते हैं कि कोई सा भी शासन हो, उनका अगर ये मूल मंत्र है अधिकतम जनता को सुख प्रदान करना, तो वो सही है, वो उचित है। फिर भी इस संबंध में उनका विचार है कि राजतंत्र में मात्र राजा का हित साधन होगा, एक ही व्यक्ति का हित उसमें देखा जाता है। कुलीन तंत्र में थोड़े से लोगों, जो थोड़े से लोग हैं उनका अथवा धनी वर्ग जो है उसका हित उसमें पूरा होगा। और प्रजातंत्र होने पर जो जनतंत्र है, जो प्रजातंत्र है, उसमें बहुसंख्यक या अधिक लोगों का हित साधन हो सकेगा। अतः जनतंत्र ही अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का साधक बन सकता है। तो ब्रिटेन में पलने और वहाँ पे अध्ययन करने के बावजूद वो जनतंत्र के समर्थक थे। और वह लिखते हैं कि यह दुर्गुणी दुनिया, जो दुनिया है जिसमें दुर्गुणी लोग ज़्यादा हैं, गणतंत्र से ढक दिए जाने पर ही ठीक हो सकती है। तो ब्रिटेन में जो प्रचलित राजतंत्र की व्यवस्था थी उसका भी उन्होंने विरोध किया है। दुर्गुणी दुनिया गणतंत्र से ढक दिए जाने पर ही ठीक हो सकती है। तो गणतंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र के संबंध में कितनी अच्छी उनकी सोच है। यहाँ पे उन्होंने ब्रिटेन के तत्कालीन संविधान को सुधारने पर बल दिया और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए जो इस प्रकार हैं। क्या सुझाव दिए देखिए। वयस्क मताधिकार के आधार पर पार्लियामेंट का प्रतिवर्ष चुनाव होना चाहिए। तो मताधिकार के लिए उस पर जो भारित प्रणाली चलती थी उसके स्थान पर यहाँ पे वयस्क मताधिकार, जो भी व्यक्ति जो है निर्धारित आयु पूरी कर लेता है उसके बाद में उन सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए और प्रतिवर्ष चुनाव होना चाहिए। इससे प्रतिनिधि जनता के निरंतर संपर्क में रहेंगे और जनता प्रतिनिधियों के कार्यों की पूर्ण जांच कर सकेगी। तो प्रतिवर्ष होने चाहिए। मतदान गुप्त रीति से होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात उस समय उन्होंने कही, जिससे कि मतदाताओं को धमकी तथा जो भ्रष्टाचार किया जाता है उससे बचाया जा सके। पता नहीं चलना चाहिए किस व्यक्ति ने किसको मत दिया, ताकि उन पे कोई किसी प्रकार का जो है प्रभाव या उन पे दबाव न बनाया जा सकते। बेंथम प्रजातंत्र की पूर्णता के लिए उत्सुक थे और उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया। वह लॉर्ड सभा का अंत कर देना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि यह अप्रजातांत्रिक सदन है और धनिक वर्ग का गढ़ है, और वो आज भी है वहाँ पे। बेंथम राजपद के भी विरुद्ध थे और ब्रिटिश संविधान को धनिक वर्ग द्वारा प्रभावित कहा करते थे कि ब्रिटेन में जो संविधान है वो धनिक वर्ग द्वारा प्रभावित है। राजपद के भी वो खिलाफ थे और वो लॉर्ड सभा को भी समाप्त करना चाहते थे। तो शासन पद्धति से संबंधित ये उनके विचार हैं। अब देखते हैं दंड व्यवस्था व जेल सुधार। जेल सुधार में उनकी जो है सोच वो बहुत अच्छी मानी जाती है।
बहुत एक अनुकरणीय उदाहरण उन्होंने इसमें पेश करने की कोशिश की है। देखते हैं, दंड व्यवस्था व जेल सुधार। बेंथम के समय की दंड व्यवस्था बहुत कठोर थी। चोरी, जालसाजी आदि छोटे छोटे अपराधों के लिए भी प्राण दंड दिया जाता था। अतः बेंथम ने ऐसी दंड व्यवस्था की आलोचना करते हुए इसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। तो जो दंड व्यवस्था उस समय प्रचलन में थी वो बिल्कुल ही कह सकते हैं कि सही नहीं थी। बेंथम का विचार था कि दंड का उद्देश्य अपराध की रोकथाम होना चाहिए, और अगर उसको चोरी जैसे जुल्म के लिए भी अगर ऐसा उसने काम किया, उसमें भी आप प्राण दंड दे दोगे तो सुधार के लिए उसको मौका ही नहीं दिया गया है। इसलिए उन्होंने कहा है कि दंड की प्रकृति तथा मात्रा, अपराध की गुरुता कि कितना बड़ा है वो, उसके अनुपात में होने चाहिए। तो उसी अनुसार में उसको जो है अपराध के लिए दंड दिया जाना चाहिए। अपराध को रोकने की कोशिश होनी चाहिए, ख़त्म करने पे जो सीधा ही अपराधी को ही ख़त्म कर दिया जाता है वो सही नहीं। दंड निर्धारित करने में उन्होंने कहा है कि 4 बातों का ध्यान अवश्य ही रखा जाना चाहिए। तो 4 बातें उन्होंने बताई हैं। प्रथम, अपराध किस प्रकार का है, अपराध का प्रकार देखा है, छोटा या बड़ा। दूसरा, वे परिस्थितियां जिनमें अपराध किया गया है, तो क्या परिस्थितियां ऐसी बन गई जिसकी वजह से उसने अपराध किया है। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने कि भूखा लड़का यदि एक रोटी चुरा ले तो वह दया का पात्र है, सजा का नहीं। तो परिस्थिति क्या बन गई उसके लिए जो उसने वो अपराध किया है, उस पर भी गौर होना चाहिए। तीसरा बात, अपराधी का उद्देश्य क्या है। तो जैसे किसी ने रोटी चुराई है तो उसका उद्देश्य किसी दूसरे को हानि पहुंचाना कतई नहीं हो सकता है। तो अपराधी का उद्देश्य जानना भी यहाँ पे आवश्यक। और चौथी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि अपराध से किस प्रकार की हानि किसी व्यक्ति को पहुंचती है, तो हानि कितनी पहुंचती है, तो उसको भी आधार है। यहाँ पे 4 आधार उन्होंने बताए हैं, 4 बातें बताई जिन पे विचार होना चाहिए। बेंथम का विचार है कि दंड देने में भावना तथा दुर्भावना से काम नहीं लिया जाना चाहिए। दंड ऐसा हो कि वह अन्य अपराधियों के लिए चेतावनी स्वरूप हो, और इसी उद्देश्य से दंड प्रकट रूप से और सार्वजनिक रूप से दिया जाना चाहिए। तो एक समाज के अंदर, सोसाइटी में एक मैसेज उससे चला जाए ताकि लोग जो है उनका अनुसरण नहीं करें, उनसे वो भय उनमें उत्पन्न होना चाहिए कि ये इन्होंने गलत काम किया इसलिए उनको जो है ये सज़ा मिली है। तो सार्वजनिक रूप से सज़ा दी जानी चाहिए, लेकिन वो अपराध की रोकथाम के लिए होनी चाहिए। आगे देखते हैं, बेंथम के समय में जेल का प्रशासन भी नितांत असंतोषजनक था और जेल में कैदियों के साथ पशुवत व्यवहार किया जाता था, पशुओं की भांति उनमें व्यवहार होता था। बेंथम ने इस बात पर बल दिया कि जेलें ऐसी होनी चाहिए कि यातना गृह के स्थान पर सुधार गृहों के रूप में काम कर सके। तो यातना देने के स्थान पर वहाँ पे सुधार के लिए काम होना चाहिए। जेल में अपराधियों को लाभदायक काम या शिल्प सिखाया जाना चाहिए, उनको जो है ऐसा काम सिखाया जाना चाहिए जिससे कि वो बाहर आने पर वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। और अवकाश के समय में पढ़ने लिखने तथा नैतिक और धार्मिक शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए ताकि वो अच्छे इंसान बन सके। उन्होंने एक आदर्श जेल का नमूना भी तैयार किया था और इसका नाम उन्होंने, ये देखिए छोटे प्रश्न में आते हैं, बहुत पूछे जाते हैं कंपटीशन में भी। उन्होंने एक आदर्श जेल का नमूना तैयार किया था और इसका नाम उन्होंने पेनऑप्टिकन रखा था, पेनऑप्टिकन। इस जेल की जो उन्होंने बताया, इस जेल की इमारत चक्राकार होती थी और उसके बीच चारों ओर कैदियों की कोठरियाँ और बीच में जेल के गवर्नर के रहने का स्थान होता। गवर्नर अपने शीशे के केबिन में बैठा बैठा कैदियों की दिनचर्या देखता रहता और सुधारने के लिए उन्हें जैसे उपचार की आवश्यकता होती वैसी ही व्यवस्था वो करता। बेंथम की इच्छा थी कि ऐसी पहली जेल का गवर्नर वही बने, परंतु उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। तो ये उन्होंने जेल में सुधार के लिए कितनी अच्छी उनकी सोच है। पेनऑप्टिकन एक आदर्श जेल भी उन्होंने बनवाई। तो ये जो सोच है वो दिखाते हैं कि समाज सुधार की दिशा में किस हद तक वो आगे, बहुत आगे थे अपने समय से। आगे देखिए,
कानून तथा न्याय व्यवस्था। बेंथम के जीवन का एक प्रमुख लक्ष्य तत्कालीन कानून व्यवस्था में सुधार करना था। वह उन पुरानी धारणाओं और अंधविश्वासों को दूर करना चाहता था जो प्रगति के मार्ग में बाधक तथा जनसाधारण के कष्टों के लिए उत्तरदायी थी। तो उस समय की जो ऐसी धारणाएं, जो अंधविश्वास, जो जनसाधारण के लिए कष्ट देने वाली थी या उनके उन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही थी, उनको दूर करना वो चाहते थे। उसकी दृष्टि में कानून के बड़े दोष जो है वो इस प्रकार थे: अनिश्चितता, दुर्बलता, जटिलता, दक्यानुशीपन और अप्रचलित पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग। तो ये उस समय कानून में ऐसे शब्द जो है, ऐसी शब्दावली काम में ली जाती थी। आवश्यकता इस बात की थी कि कानून को सरल सुबोध शब्दों में अभिव्यक्त किया जाए और उसे संहिताबद्ध किया जाए। वो एक संहिताबद्ध हो, उसका एक जो है सरल शब्दावली में उसका जो है उसका संग्रहण किया जाना चाहिए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा यूरोप के देशों में सामान्य रूप से प्रचलित दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक कानूनों की संहिताएं तैयार की थी। तो ब्रिटेन के लिए उन्होंने इतने प्रयास किए। उन्होंने विधि शास्त्र को राजनीति से पृथक करने की आवश्यकता पर बल दिया। तो राजनीति और विधि शास्त्र जो है, कानून, दोनों को अलग करने की कोशिश उन्होंने की और इस दिशा में उन्होंने काम भी किया, जिसे आगे चल करके उनके शिष्य जॉन ऑस्टिन एक बहुत बड़ा नाम है विधि के क्षेत्र में। हम देखें तो वो ब्रिटेन के विधि शास्त्र में उनकी गिनती होती है। और इन्होंने, बेंथम ने भी स्वयं शासन पर कुछ विचार, फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, उनकी प्रथम जो पुस्तक थी उसमें उन्होंने रखे थे। तो कानून तथा न्याय व्यवस्था से संबंधित उनके विचार। अब न्याय व्यवस्था की बात करते हैं। इंग्लैंड की तत्कालीन न्याय व्यवस्था में अनेक गंभीर दोष थे। बेंथम ने इसकी कटु आलोचना की थी। उनके अनुसार न्याय प्राप्त करने में बहुत अधिक समय लगता था और इतना अधिक व्यय करना होता था, इतना अधिक पैसा लगता था जो सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर होता था। बेंथम के शब्दों में इस देश में न्याय बेचा जाता था और बड़े महंगे दामों पर बेचा जाता था। जो व्यक्ति मूल्य नहीं चुका सकता वह न्याय भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। और आज भी हम कई सारे देशों में, अपने हिंदुस्तान में भी देख सकते हैं, यही मामला हमें नज़र आता है। वह जजों को, जो जज थे, उनको व्यवसायियों के तौर पर जज एंड कंपनी कहा करते थे और वकीलों के बारे में भी उनकी सोच ऐसी ही थी। उनका कहना था कि वह आलसी, सत्य असत्य का भेद करने में असमर्थ, दूरदर्शी, जिद्दी, स्वार्थी पदाधिकारियों के इशारे पर नाचने वाले होते थे। तो वकीलों के बारे में भी उनकी सोच ये बताइए। जजों को और वकीलों को, दोनों को उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने जजों की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए जूरी प्रथा का समर्थन किया। वह इस बात के पक्ष में भी वो थे कि विवादों का निर्णय एक जज के द्वारा किया जाना चाहिए। तो एक ही जज के द्वारा किया जाना चाहिए जिससे उसमें उत्तरदायित्व की भावना का संचार हो सके। उसको लगे कि ये कार्य मेरे को ही करना है, तो उत्तरदायित्व की भावना भी उसमें संचारित हो सके। न्यायिक सुधार के क्षेत्र में उनके द्वारा सुझाए गए संवैधानिक सुधार अब तक अपनाए जा चुके हैं। बहुत सारे देशों में उनके सुझाव अपनाए गए हैं। इस संबंध में सर हेनरी मैन ने लिखा है कि मैं बेंथम के समय से लेकर अब तक होने वाले ऐसे किसी विधिक सुधार को नहीं जानता जिसका स्रोत, उसका प्रभाव न हो। तो बेंथम के समय से लेकर के और अब तक जितने भी विधिक सुधार हुए हैं, उन सब पर कहीं न कहीं बेंथम के जो उनकी सोच है, उनके जो सुझाव थे, उनका हमें असर दिखलाई देता है। तो कितना बड़ा उनका रोल हम मान सकते हैं न्याय व्यवस्था में सुधार हेतु। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा पर भी उन्होंने सुझाव दिए हैं। बेंथम ने शिक्षण व्यवस्था में भी सुधार हेतु सुझाव दिए। उनका विश्वास था कि मनुष्य जाति को शिक्षा से ही सुधारा जा सकता। देखिए सोच उनकी, देखिए आगे आप। शिक्षा की 2 पद्धतियों का उन्होंने सुझाव दिया। प्रथम निर्धन और अनाथ बच्चों के लिए और द्वितीय उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए।
तो निर्धन और अनाथ बच्चों के लिए अलग और उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए अलग। प्रथम योजना जिसमें निर्धन और अनाथ बच्चों की बात है, प्रथम योजना यह थी कि अनाथ बालकों को अच्छी आदतें सिखाई जाए जिससे उनका चरित्र निर्माण हो सके। फिर उन्हें कला कौशल या व्यवसाय सिखाया जाना चाहिए जिससे वह अपनी आजीविका कमा सके, और उसके बाद उन्हें बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। तो कितनी उनकी जो है सकारात्मक सोच हमें यहाँ पे नज़र आती है। दूसरी योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा में बौद्धिक विकास पर, जो उच्च वर्ग की शिक्षा है उसमें बौद्धिक विकास पर उन्होंने अधिक ध्यान दिया गया था। उस समय तक ग्रीक, लैटिन आदि विषय ही मुख्यतः पढ़ाए जाते थे। बेंथम ने इसके अतिरिक्त आधुनिक भाषाओं और विज्ञान आदि उपयोगी विषयों के अध्ययन पर भी बल दिया। तो वैज्ञानिक सोच हमें यहाँ पे नज़र आती है। उनका मत था कि सरल विषय पहले पढ़ाए जाए और कठिन जो है वो बाद में पढ़ाए जाए। बेंथम मॉनिटर पद्धति के भी समर्थक थे। जो मॉनिटर पद्धति चलती थी स्कूल एजुकेशन में, हम सभी उससे रूबरू हुए हैं, जिसके अनुसार ऊंची कक्षा और योग्यता वाले, जो उच्च योग्यता वाले विद्यार्थी है वो निम्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। तो शिक्षा के बारे में भी उनके महत्वपूर्ण सुझाव हमें यहाँ पे नज़र आते हैं कि पहला, जो निर्धन है, अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए आजीविका कमाने के लायक योजना बनाना, फिर उन्हें बौद्धिक विकास के लिए मौका देना, और उच्च वर्ग के व्यक्ति जो हैं उनके लिए आधुनिक भाषाओं और विज्ञान को भी समावेशित उसमें करना। अब देखिए शिक्षा के संबंध में आगे भी उन्होंने सुझाव दिया है। बेंथम के अनुसार, ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव थे उस समय, बेंथम के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य होगा, देखिए कितने सालों बाद में इस पे काम हुआ है, कि वह निर्धन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करे। जो निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है वो भारत जैसे देशों में अब लागू हुई है, उन्होंने उस समय ही इस पे विचार कर लिया था। इन बच्चों के जीवन को ऊंचा उठाना, तो जब 1832 में उनका देहांत हुआ था तो उस दौरान जो है संवैधानिक सुधार कानून ब्रिटेन के अंदर लागू हुए, उन पे उनका ही स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो 1832 के उस समय उन्होंने ये बात कही कि निर्धन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था राज्य करे। इन बच्चों के जीवन को ऊंचा उठाने और इनका जीवन समाज के लिए उपयोगी और लाभदायक बनाने हेतु प्रत्येक संभव प्रयत्न राज्य द्वारा किए जाने चाहिए। इस प्रकार के सुधार का प्रतिपादन करने में बेंथम अपने समय से बहुत आगे थे, किंतु उनके जो विचार हैं तत्कालीन शासक वर्ग द्वारा पसंद नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि उन्हें भय था कि निर्धन वर्ग इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर उनकी सत्ता का अंत कर देगा। तो निश्चित ही निर्धन वर्ग के लिए उनकी सोच जो है वो अपने समय से बहुत आगे हमें नज़र आती है, और शासक वर्ग को कतई पसंद नहीं था, क्योंकि एक तो सरकार को ये दायित्व दिया गया, राज्य को ये दायित्व दिया गया कि आप उनकी शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। तो एक तो उन पर पैसा खर्च होना, दूसरा वो ज़्यादा होशियार हो जाएंगे तो वो खुद सत्ता में बैठ जाएंगे, ये डर भी उनको सता रहा था। परंतु बाद की सरकारों द्वारा, तो बाद का समय ऐसा आया कि बेंथम के विचारों को स्वीकार किया गया। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय के प्रत्येक प्रगतिशील राज्य द्वारा इन्हें अपनाया जा रहा है। तो हर देश में जो प्रगतिशील देश है, अच्छी सोच वाले, वहाँ सब जगह यही विचार फॉलो किया जा रहा है। तो निष्कर्ष के रूप में बात करें हम, इस प्रकार हम देखते हैं कि बेंथम के द्वारा शासन पद्धति, कानून, न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था, जेल सुधार तथा शिक्षा पद्धति के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं वो उनके सुधारवादी दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। बेंथम के द्वारा तत्कालीन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार प्रस्तावित किए गए और उसके द्वारा प्रस्तुत सुधारों का व्यवहारिक स्थिति पर प्रभाव भी निश्चित ही पड़ा है। तो बहुत बड़े एक सुधारवादी सोच के विचारक बेंथम। इस संबंध में CM यंग जो विचारक है उन्होंने लिखा है कि हमारे सार्वजनिक जीवन के किसी भी ऐसे कोने को ढूंढना कठिन है जहां बेंथम की आत्मा आज भी कार्य न कर रही हो। तो सार्वजनिक जीवन के किसी भी ऐसे कोने को ढूंढना कठिन है जहां बेंथम हमें नहीं दिखाई दे। तो हर क्षेत्र को उन्होंने टच करने की कोशिश की, और राज्य द्वारा संचालित जितने भी उनको दिखे, कानून की बात हो, दंड व्यवस्था की हो, जेल की बात हो, शासन पद्धति की बात हो, शिक्षा की बात हो, उन सब को उन्होंने छुआ है और उसके संबंध में अपने विचार
व्यक्त किए हैं। तो बेंथम विधि व अन्य क्षेत्रों में सुधार हेतु उनके महत्वपूर्ण सुझाव। धन्यवाद।